आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने पढ़ा था कि जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे और जब उनका कैलकुलेशन कर रहे थे, देन वी डोंट हैव टू कंसीडर द टाइम। हमने वहां पे कभी भी टाइम की चर्चा नहीं करी। वी नेवर थिंक ऑफ हाउ मच टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। पर जब हम स्पीड की या वेलोसिटी की बात करते हैं, देन वी हैव टू कंसीडर टाइम ऑल्सो। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड को अगर आप समझना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड क्या हो गया कि बॉडी ने समय के साथ में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट रेट इज कॉल्ड स्पीड। और जैसा कि आप समझते हैं कि डिस्टेंस की कैलकुलेशन में डायरेक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया था, उसी तरीके से स्पीड को कैलकुलेट करते समय भी वी डोंट हैव टू कंसीडर डायरेक्शन। वैसे ही अगर आप वेलोसिटी को समझना चाहते हैं तो वेलोसिटी को कैसे समझेंगे? तो जैसा हमने डिस्टेंस से स्पीड को कनेक्ट किया है, वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या कह दें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज आवर वेलोसिटी। चलिए अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगेन द फर्स्ट पॉइंट, स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड को कैलकुलेट करते समय वी हैव टू कंसीडर टू थिंग्स, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हमारा जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। Speed is the rate at which distance is covered by the body with respect to time। किस रेट से डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हमने क्या कह दिया? उसी को हमने स्पीड बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर करता है, तो हम उसकी स्पीड क्या कहेंगे? द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया, तो हमने क्या बोला? 10 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। पर सोचिए अगर हम ऐसा कहें कि बॉडी ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, so that will be equals to 15 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, उसी को हम आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो हमने स्पीड को यहां पे क्या बोला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, लेंथ, और टाइम को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप लिखेंगे तो एल टी माइनस 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास का कोई रोल नहीं है, इसलिए m टू द पावर 0। तो क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो स्पीड का यूनिट हो गया SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान देंगे, किलोमीटर पर आवर इज नॉट अवर SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी? लेंथ को SI यूनिट में हम मीटर लेते हैं, लेंथ का यूनिट, और टाइम का क्या लेते हैं? सेकेंड। पर CGS में लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, पर टाइम को अभी भी हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। इसलिए SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, स्पीड इज नेवर नेगेटिव।
जैसा हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ है। और हम जानते हैं स्पीड डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर ए मूविंग बॉडी, टाइम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। पर क्या स्पीड जीरो हो सकती है? यस, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। पर अगर कोई बॉडी मूविंग है तो उसका स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? तो हम कहेंगे कि यदि किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा हो, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और उसी को अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि यदि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल हम 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स के 3 इंटरवल बनाए और तीनों में ही बॉडी ने 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ऐसे केसेस में हम बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि बॉडी का स्पीड जो है वो वेरिएबल है, वो कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देन द स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम इसको डिस्टेंस और टाइम के साथ में डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि यदि हम इक्वल टाइम इंटरवल लें पर उन इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। देखिए इनको पढ़ के देखते हैं। व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, if body covers unequal distance in equal time interval then speed is non-uniform। non-uniform speed का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स के 3 इंटरवल लिए, पर मान लीजिए इनिशियल 5 मिनट इंटरवल में बॉडी 10 मीटर चला, नेक्स्ट 5 मिनट इंटरवल में बॉडी ने 20 मीटर चला, और नेक्स्ट 5 मिनट इंटरवल में मान लीजिए बॉडी 25 मीटर चला। तो चूंकि टाइम इंटरवल सेम थे पर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड अनइक्वल है, इसलिए बॉडी का स्पीड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विद द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कहेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और हमने बॉडी की जर्नी को यहाँ पर 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, A टू B, B टू C एंड C टू D। A टू B में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, B टू D, B टू C S2 और C टू D S3। और वैसे यहाँ पर टाइम टेकन इज T1, T2, T3, स्पीड हैज बीन गिवन एज V1, V2, V3। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज अवर एवरेज स्पीड। तो हम इस फॉर्मूले को 3 तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में स्पीड और टाइम मेंशन किया जाए, या डिस्टेंस और टाइम मेंशन किया जाए, या फिर डिस्टेंस और स्पीड मेंशन किया जाए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन द डिटेल्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, तो हम लोग क्या लिखेंगे? S1 प्लस S2। अगर n सेगमेंट में आपने जर्नी को ब्रेक किया है तो अप टू Sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, व्हाट इज दैट? T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो ये हमारा पहला सेगमेंट हो गया। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो। पर मान लीजिए डिस्टेंस नहीं दिया जाए और क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया जाए, स्पीड एंड टाइम मेंशन होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो हम इस डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम।
तो S1 की जगह पे क्या लिख दिया हमने, V1 इंटू T1। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वैसे S2 को हमने रिप्लेस कर दिया और अप टू Sn हमने रिप्लेस कर दिया और टाइम की जगह पे क्या लिख दिया, T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, वही फॉर्मूले को हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा। अब तीसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, इफ इन द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन गिवन द डिटेल्स ऑफ टाइम बट वी हैव बीन गिवन द डिस्टेंसेस एंड स्पीड, तो फिर क्या करेंगे, तो हम उस टाइम को रिप्लेस कर देंगे। देखिए हमने न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिख दिया, S1 प्लस S2 अप टू Sn, पर चूंकि टाइम मेंशन नहीं था तो हमने टाइम को रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो क्या हो गया, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 अप टू Sn अपॉन Vn। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले बना लिए। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास में कि हम जितने सेगमेंट में जर्नी को ब्रेक कर रहे हैं, यदि सभी सेगमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो, इसका मतलब S1 is equal to S2 is equal to S3 up to Sn and let us say that is S, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा। फिर आप जो V एवरेज निकालोगे इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, तो क्या होने जा रहा है जरा समझते हैं। S1 प्लस S2 अप टू Sn, सबको मैं S से रिप्लेस कर दूंगा और सबका समेशन कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा N इंटू S। और यहां पे देखिए S1 S2 अप टू Sn, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है S, तो इस S को कॉमन ले लेंगे। अगर S को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला अंदर क्या हो जाएगा, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 अप टू 1 बाई Vn। और यहां पे देखिए इस S से हमने इस S को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास में V एवरेज का फॉर्मूला बन गया। पर हम इसको और सिंपल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 अप टू 1 बाई V1 वाला जो फॉर्मेट है इसको हम न्यूमरेटर में लेके चले गए और V एवरेज वाला पार्ट कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। तो क्या बन जाएगा, N बाई V एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 अप टू 1 बाई Vn, और ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। देखिए यहां पर हमने हमारी जर्नी को n इक्वल डिस्टेंसेस के सेगमेंट में डिवाइड कर दिया था, पर मान लीजिए हम हमारी डिस्टेंस को सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो फिर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखेंगे, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 बाई V एवरेज, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ये हमने लिख दिया। क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स की बात करेंगे तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आप इसी को सॉल्व करते हो तो जरा सॉल्व करके भी देखें, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा V1 इंटू V2, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 प्लस V1, और देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन V एवरेज। और अगर आप V एवरेज की वैल्यू निकालते हैं तो V एवरेज हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। याद रखेंगे, एक बार और हमारे दिमाग में इस बात को फिट कर लेते हैं कि यदि हमारी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्टेंसेस के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए और वहां पे स्पीड V1 और V2 हो, तो एवरेज स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। याद रखेंगे, अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कुछ देर में, तो हम इन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा केस हो गया। अभी हमने क्या कहा था, अभी हमने कहा था कि हमने हमारी डिस्टेंसेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर सोचिए हम डिस्टेंसेस को डिवाइड नहीं करते हुए टाइम इंटरवल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, जर्नी के टाइम इंटरवल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और फिर एवरेज स्पीड निकालें। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे हमने हमारी जर्नी को लिया और यहाँ से यहाँ का जो टाइम है t, यहाँ का टाइम है t और यहाँ का भी टाइम t है, और इस तरीके से हमने जर्नी को फ्रॉम A टू B इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया, जहाँ पे स्पीड है V1, V2, V3 और V4 एटसेट्रा। और हमसे कहा जाए कि यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालिए, तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें
सभी सेगमेंट्स में डिस्टेंसेस नहीं दे रखा है, पर आपको पता है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा v2 इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा v3 इंटू टी, और वैसे ही वो कितना हो जाएगा v4 इंटू टी, राइट। तो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को लिखेंगे v1t प्लस v2t अप टू vn t, क्योंकि सभी टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। हमने यहाँ पे 4 में डिवाइड करके बताया, यहाँ पे हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं n तक। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 4 सेगमेंट में डिवाइड करोगे तो टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस टी प्लस टी प्लस टी मीन्स 4t। अगर आप n सेगमेंट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा nt, और यहां से आप t को कॉमन ले लीजिए, तो t न्यूमरेटर में कॉमन और डिनोमिनेटर की t से कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n। जरा यहां पर भी समझिए, अगर आप इसकी एवरेज स्पीड लिखना चाहते तो इसका एवरेज स्पीड क्या आता, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई 4। पर ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब हमारे टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, और इसको हम एक तरह से अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। If a particle travels 1/3 of total distance with 10 meter per second and remaining distance with 20 meter per second, then find the average speed for total journey. हम ऐसा करते हैं कि हमारी टोटल जर्नी को x मान ले, तो इनिशियल 1/3 जर्नी, देखिए इनिशियल 1/3 जर्नी उसको क्या कहेंगे x/3, और रिमेनिंग 2/3 जर्नी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2/3x। तो देखिए यहां पे टोटल जर्नी हमारी कितनी होगी x, लेट अस से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, तो इनिशियल 1/3 जर्नी कितना हो गया x/3, और नेक्स्ट 2/3 जर्नी कितना हो गया 2x/3। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनिशियल 1/3 जर्नी हम चले 10 मीटर पर सेकेंड से, और 2/3 जर्नी जो है वो हम चले 20 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे बोला गया कि एवरेज स्पीड निकालो। तो ध्यान दीजिए हमें क्वेश्चन में डिस्टेंसेस के बारे में और स्पीड के बारे में बोला गया है, पर टाइम मेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालना है अपॉन टोटल टाइम। तो क्या आप यहां का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, क्या लिखेंगे यहां पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां का टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा लिखेंगे। और इसको टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी होने वाला है x/30, और t2 को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी होने वाला है x/30, क्योंकि 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमारे पास में t1 भी कितना आ गया x/30, और t2 भी कितना आ गया x/30, राइट। ऐसा हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। चलिए मैं यहां पर आपको अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। हमने कहा टोटल डिस्टेंस, तो x/3 प्लस 2x/3 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहां पे लिखेंगे टोटल टाइम, तो देखिए यहां पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, तो t1 कितना आ रहा है हमारे पास में x/30, और ये t2 भी हमने चेक किया कितना आया था x/30, और दोनों को हमने ऐड कर देते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1/30, 1/30 दैट इज 1/1/15 एंड दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट किए। आगे बढ़ते हैं। इफ ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 मीटर पर सेकेंड and remaining half distance with 15 meter per second, 5 meter per second for equal time interval, then find the average speed over total time journey। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को पहले विजुलाइज करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो जर्नी है लेट अस से फ्रॉम पॉइंट A टू B, उसको हमने हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस के 2 सेगमेंट में डिवाइड किया, राइट। तो हम इस सेगमेंट की जो लेंथ है यदि इसको x मान लें तो ये सेगमेंट का भी लेंथ x हो जाएगा, क्योंकि हाफ डिस्टेंस एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, ऐसा हमने लिख दिया। और उसने बोला है कि इनिशियल हाफ डिस्टेंस 20 से चले हैं, पर
नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को हमने दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया। तो आप समझिए यहां पर हम जब हमारी जर्नी को लेते हैं तो यहां पर दो टाइम इंटरवल लिए और दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है t एंड t, पर स्पीड अलग अलग है। एक का स्पीड क्या 15, एक का स्पीड क्या 5, और हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो हम क्या प्लानिंग करते हैं, इस इंटरमीडिएट पॉइंट को C मान लेते हैं और सबसे पहले C to B को कैलकुलेट करते हैं। हम C to B में हमारे पास में दो स्पीड है, क्यों ना हम C to B एक ओवरऑल एवरेज स्पीड निकाल लें। तो C to B में आपने पढ़ा है कि इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड हो जाती है अर्थमेटिक मीन। तो क्या हो जाएगा 15 + 5/2। तो ध्यान दीजिए जो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वो C से B का एवरेज स्पीड आ गया, पर हमें C से B का एवरेज स्पीड नहीं निकालना है, हमें तो A to B का ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमने C से B का एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए A से C और C से B हमारे पास में इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो जब इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं और पार्ट जर्नी हमारी दो सेगमेंट में डिवाइड होती है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वहां पे एवरेज हो जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और उसी को हमने यहां पर लिख दिया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखिए यहाँ पे v1 क्या हो गया, यहाँ पे v1 हमारे पास में हो गया 20 और v2 मतलब इस C to B का हमारी जो स्पीड है, कौन सी स्पीड लेंगे, एवरेज लेंगे। तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 20 × 10 अपॉन 20 + 10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400/30 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A person moves in such a way that he travels first half time of his journey with speed 36 km/h and in remaining half time he covers first half distance with speed 20 km/h and remaining half distance with speed 30 km/h. Find the average speed. तो इस बार समझिए हम यहां पर पोजीशन हो एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं A और एक और इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं B एंड आवर फाइनल पोजीशन इज C और इनिशियल पोजीशन क्या है O। क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझिए। पहले हमारे पास में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल डिस्टेंसेस के दो सेगमेंट थे, पर इस बार क्या है, हमारी जर्नी को हमने दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया। तो ध्यान से देखिए O से A का जो टाइम इंटरवल हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कितना है t/2 और A से C का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल नॉट डिस्टेंस, वो टाइम इंटरवल भी कितना है t/2। ये देखिए हमने टाइम इंटरवल लिखे हैं और आप यहां पे देखिए 0 से t/2 एंड t/2 से t, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया t/2। और हमसे क्या कहा गया कि O से A का स्पीड कितना है v1 एंड व्हाट इज दैट v1, v1 इज 36 km/h, राइट। बट जब आप A से C चले नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जब चलते हैं तो वी हैव द टू वेरियस स्पीड 20 km/h एंड 30 km/h, पर वो दोनों स्पीड जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 20 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ 30। तो ध्यान दीजिएगा यहां का और यहां का डिस्टेंस हमने क्या किया है, इक्वल कवर किया है। तो जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं और वहां पे एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो देखिए यहाँ पे v2 और v3 का जब आप v' निकालेंगे तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं 2v2 v3 अपॉन v2 + v3, ये हमें पता है। जब इक्वल डिस्टेंसेस होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे v' निकाला, v' कितना आ गया 2v2 v3 अपॉन v2 + v3। चलो इसमें वैल्यू रख के हम लोग देखते हैं। जब आप v' की वैल्यू यहां पे रखते हैं, मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कैलकुलेशन। तो 2 व्हाट इज v2, v2 इज 20, राइट। व्हाट इज v3, 30 और डिवाइडेड बाय v2 + v3 दैट इज 50 और सॉल्व कीजिएगा। यहां पे 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30 एंड 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो ये हमारे पास में v' आ गया।
So what is v dash? V dash is the average speed from A to C. And what is the speed from O to A? That is given as V1. What is V1? 36 किलोमीटर पर आवर. और चूंकि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, इसलिए हम O से C तक जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो O से A और A से C का अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं स्पीड्स का. तो वो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? V1 प्लस V डैश बाई 2. और V डैश हमने ऑलरेडी निकाल रखा. तो देखिए व्हाट इज V1? V1 इज 36. व्हाट इज V डैश? 24 डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए हो जाएगा 60 बाई 2, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हम बात कर रहे हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का स्पीड होता है उसको हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा. इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो हम जब कार या बाइक चलाते हैं तो स्पीडोमीटर जो स्पीड वहां पर शो करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है. राइट? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमने क्या कहा? स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. देखिए हम जब इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो यहां पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. और उस रेट को ही हमने क्या लिखा? ds बाई dt. यहां पे dt का मतलब क्या हो गया? dt का मतलब हो गया द टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइट साइमली स्मॉल. ये इनफाइनाइट साइमली स्मॉल क्या होता है? जब हम एवरेज स्पीड लेते थे तो हमारा टाइम इंटरवल कुछ डेफिनेट होता था. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट्स, 1 आवर एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वैल्यू हम डेफिनेट मानते हैं. तो dt क्या है? dt इज ए टाइम इंटरवल विच इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो. इसी को हम इंस्टेंट कहते हैं. अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें तो क्या dt की वैल्यू को 1 सेकेंड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं. 0.1 ले सकते हैं? नहीं. 0.01 ले सकते हैं? नहीं. हम अगर इसकी वैल्यू लेना चाहेंगे तो 0.00000, बहुत सारे जीरो और फिर 1, मीन्स dt is the time interval which is very very less tending to zero. जीरो के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बट वी आर नॉट सेइंग इक्वल टू जीरो. अगर टाइम इंटरवल को जीरो ले लेंगे तो फिर वो टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज टाइम इज ऑलवेज ए इंक्रीजिंग क्वांटिटी. राइट? तो स्पीड क्या होगी? ds बाई dt. व्हाट इज दैट? इंस्टेंटेनियस स्पीड. आप इस बात को एक डायग्राम में यहां पर इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन A टू B, और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होता था तो आप पोजीशन A पर टाइम देखते थे, पोजीशन B पर टाइम देखते थे और टाइम इंटरवल निकाल लेते थे, और A टू B का टोटल पाथ कैलकुलेट करके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेते थे. दैट इज एवरेज स्पीड. पर मुझे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए किसी मोमेंट पर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक छोटा सा ds जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट है और जिसका टाइम क्या है? dt. इस छोटी सी डिस्टेंस, एक्चुअली बोर्ड पर तो हम फिर भी शो कर रहे हैं समझाने के लिए, पर वाकई में ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है. दैट टाइम इंटरवल इज dt एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज ds. उसी ds और dt के रेशियो को हमने क्या कहा? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा. ओके, नाउ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम जानते हैं वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या हम कहें कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, या हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज अवर वेलोसिटी. तो हम यहां पे कहते हैं कि रेट ऑफ पोजीशन चेंज, रेट ऑफ पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड विथ टाइम इज अवर
वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है और वेलोसिटी किससे मिलकर बना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बना है। अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम एज स्पीड और डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे तो सेम एज स्पीड, व्हाट इज इट? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, जो कि हमने स्पीड में पढ़ा था। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वैसे तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे समझेंगे, पर हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। दिस इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी वेलोसिटी का, फिर हम इसको आगे एवरेज वेलोसिटी को अलग करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अलग करेंगे। अभी हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है समझने के लिए। अब आप यहां पे समझिए कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव क्यों हो सकती है? क्या हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव हो सकता है तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी को अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? यस। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, और यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, हमने पढ़ा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, और वेलोसिटी में जब हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो हमें यहां पर मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करना है और हमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। Means if a body is moving in a particular direction with the same magnitude of velocity, then this is uniform velocity. तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या कहा हमने? इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम देन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, राइट। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों ही बदल रहे हों। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। हमने तीन केसेस देखे, आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सेकंड मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, और बोथ आर चेंजिंग। तो तीनों केसेस में हमारी वेलोसिटी को हम वेरिएबल मानेंगे, कांस्टेंट नहीं मानेंगे, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझा। हम इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेरिएबल वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इनके एग्जाम्पल्स हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम इनको लेते जाएंगे, काफ़ी डिटेल में हमें सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। इनफैक्ट उनके बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में समय नहीं देना चाहते। फिर भी आप अगर समझना चाहें तो अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें और मान लीजिए जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, मतलब वो जिस स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है यदि वो कांस्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली वो अपनी डायरेक्शन को बदल रही है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। सो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, और मान लीजिए उसकी जो वेलोसिटी वो का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे? ए कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो हम ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल से दोनों बातों को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या बोला था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम, राइट, दैट इज अवर एवरेज वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द नेट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे समझिए जो एवरेज वेलोसिटी है उसका वही डायरेक्शन होगा जो नेट डिस्प्लेसमेंट का है। देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस डेल्टा आर, दिस इज चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से यहां समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बॉडी इस तरीके से मूव करती है और पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाती है। लेट अस से जो टाइम है यहां पे t इक्वल्स टू 0 था और यहां पे टाइम हो गया 10 सेकेंड मान लीजिए, और हम आपसे कहें कि यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो आपकी प्रोसीजर क्या होगी, तो हम सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे और इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, वो हमें न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। लेट अस से दैट मैग्नीट्यूड इज 20 मीटर, मान लीजिए हमने इसको 20 मीटर मान लिया, तो वी डोंट हैव टू कंसीडर द पाथ लेंथ टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट, 20 मीटर, या उसको नेट डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का जो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। और ध्यान दीजिए एवरेज वेलोसिटी की अगर आप डायरेक्शन भी लेंगे तो हमें इस पाथ के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम A टू B जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की भी हो जाएगी, राइट। अब हम यहां पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ध्यान देंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहां पे एक बात समझने की है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क क्या है। तो हम यहां पे कहेंगे कि किसी इंस्टेंट पर हम बॉडी की डायरेक्शन को कांस्टेंट मान सकते हैं। एक इंस्टेंट के लिए बात करें हम लोग, इंस्टेंट मतलब इनफाइनाइट साइमली स्मॉल टाइम इंटरवल। तो एक इंस्टेंट के लिए हम डायरेक्शन को यदि यूनिफॉर्म मान लें, स्ट्रेट मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बॉडी की डायरेक्शन मूवमेंट की अगर यूनिफॉर्म रहती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, और स्ट्रेट लाइन में चलती है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहां पर क्या बात सीखना चाह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे अगर बॉडी इस तरीके से मूव करती है तो किसी भी मोमेंट पर, मान लीजिए इस मोमेंट पर आप बात करने जा रहे हो, तो इस कर्व पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और वो जो कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी उसकी जो डायरेक्शन है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आपने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब हम इस एवरेज वेलोसिटी से हम जाना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, कैसे जाएंगे, क्या करना होगा, हमें इस डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो करना होगा। हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ध्यान दीजिए अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो इंस्टेंट बन जाएगा, तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी और ये हो गया लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो उसी को हम dt कह देते हैं,
तो क्या हो गया फॉर्मूला, डी आर बाई डी टी। सो दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या आया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया था डी आर बाई डी टी, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखो यहां पे ध्यान से एरो भी आ रहा है। व्हाट डज इट शो, इट शोज द डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन को अब हम आगे समझते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। देखिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे सामने आ गया। ये कर्व पाथ है, हो सकता है ये सर्कुलर हो या नहीं हो, वो कब डिसाइड करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन किया होगा। तो हम किसी भी कर्व पाथ पर, मान लीजिए मैं पॉइंट बी पर, पोजीशन बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। पॉइंट सी पर चाहता हूं तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये देखिए आप हर मोमेंट पर कर्व पाथ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, राइट। तो हर पोजीशन पर, हर मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन अलग अलग मिली। पर सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन ए से पोजीशन ई तक आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो हम जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इनिशियल पोजीशन ए फाइनल पोजीशन ई को डायरेक्टली हम एक लाइन से ज्वाइन करा देंगे और दैट इज हैविंग द डायरेक्शन टुवर्ड द फाइनल पोजीशन। यही हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकालना हमने सीखा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकालना हमने देखा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं। इफ ए पार्टिकल मूविंग ओवर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with constant speed v, then find its average speed, magnitude of average velocity when particle rotates by angle theta, and also find the magnitude of change in velocity। तो आप इस क्वेश्चन में समझें तो आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। व्हाट आर दीज, पहला तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, दूसरा कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मीन्स पहले क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और क्वेश्चन में जर्नी का डिटेल क्या है कि पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसका स्पीड क्या है v, और वो कितना रोटेट करता है बाय एंगल थीटा। देखिए ये हमारे पास में डायग्राम है। लेट अस से आवर सेंटर इज O, position initial is A, final position is B, and the angle subtended at the center by the particle movement is theta, radius is given as r। अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहली बात तो एवरेज स्पीड तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे बताएंगे, हम कहेंगे कि यदि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है जो कि गिवन है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड, दैट इज v। क्योंकि जब बॉडी का स्पीड वेरी ही नहीं कर रहा है तो एवरेज स्पीड विल बी द सेम, दैट इज v। और फिर भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दिमाग में वो चीज अच्छे से विजुलाइज हो पाए, एक परमानेंटली फिट हो जाए। देखिए अगर आप A to B आप डिस्टेंस देखेंगे तो आर्क हो गया, और आर्क को क्या लिखता हम, रेडियस इंटू थीटा, आर थीटा दैट इज डिस्टेंस, आप जानते हैं। और आप टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज गिवन एज v। तो डिस्टेंस कितना है, आर थीटा, अपॉन v करेंगे टाइम आ जाएगा। फिर मैं वापस वही कहूंगा, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो फिर मैं आपको वही कहूंगा कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाला। अगला हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो बात समझिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए हम A से B चले और A से B का हमें डिस्प्लेसमेंट आता है, हमने निकाला है, और उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, उसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। उसका वैल्यू आया था 2r sin थीटा बाई 2। देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखा हमने, 2r sin थीटा बाई 2। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और टाइम देखिए, टाइम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, r थीटा बाई v।
तो ये हमारा जवाब हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई v, राइट। ये हमारे पास में जवाब। इसको हम और रीअरेंज करना चाहें तो देखिए थीटा बाई v, तो v कहां पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इस 2 को अगर आप नीचे लेकर जाना चाहें तो ये बन जाएगा थीटा बाई 2। तो हम इस तरीके से सिर्फ इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि कई बार ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल सकता है, कई बार आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल सकता है, और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। दिस इज अगेन द सेम वे। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हम तीनों में से जो भी आंसर दे रखा होगा उसको हम वहां पे टिक कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। पर अब हमें एक और चीज निकालना है, और ध्यान दीजिएगा हमने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है, हमें डायरेक्शन नहीं बोला गया, इसलिए हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया। अगर डायरेक्शन बोलते तो हम सिर्फ यहाँ पे बता सकते थे कि डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और हम यहाँ पे इससे ज्यादा कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया कि हमें पहले वेलोसिटी का चेंज निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे वेलोसिटी वीबी बनाएं, और ध्यान दीजिए यहाँ पे आप बनाएंगे वेलोसिटी वीए, राइट। और चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी बी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू वी। और मुझे क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को लिखिए तो क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए। देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसे लिख दोगे, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला कहां से मिलेगा, ध्यान दीजिए ट्राइंगल में हमने वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ा है, और वहां पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर ए माइनस बी, वहां पे पढ़ा था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जब सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। और एडिशन करते थे तो क्या आता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा तो ध्यान से देखिए, मुझे यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, तो देखिए दोनों v है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस थीटा। अभी थीटा कौन सा एंगल है, ध्यान दीजिए, अभी मैंने थीटा यहां पे लिख दिया, पर थीटा कौन सा एंगल है, थीटा वो एंगल है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है। तो मुझे यह भी चेक करना पड़ेगा कि वीबी और वीए के बीच में एंगल कौन सा होगा, राइट। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ओ ए जो कि एक रेडियस है, और वी ए क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, उसके अलोंग वी ए है, तो ओ ए के परपेंडिकुलर हो गया ये टेंजेंट जो कि वी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैसे ओ बी एक रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर हो गया वी बी। आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और गौर कीजिए ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल है थीटा। तो यदि दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा हो तो उन दोनों लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। यस, कैसे समझे हम, समझो इस लाइन को हमने 90 डिग्री से टर्न कर दिया और इस लाइन को भी हमने 90 डिग्री से टर्न कर दिया, तो दोनों को सेम एंगल से टर्न किया, तो यदि उनके बीच में एंगल थीटा था तो बाद में भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और आप चाहें तो और ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हुए भी इसको देख सकते हैं। पर हमने क्या बोला कि यस वीबी और वी ए के बीच में भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो वीबी माइनस वी ए को हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले से लिख दिया, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v कॉस थीटा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जो फॉर्मूला था उसको हमने यूज किया। और जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और देखिए यहां पे 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
तो 2v² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा 1 माइनस cos थीटा। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहां पे। तो यहां पर देखिएगा रूट ऑफ 2v² और 1 माइनस cos थीटा की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 2 sin² थीटा बाई 2। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो हम ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले देख सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, v² से v बाहर, sin² थीटा बाई 2 से क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। इतना सब कुछ हमने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में और बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ पे उसको एक बार और रिकैप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। फिर भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें हमें आनी चाहिए। देखिए इसी चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2v sin थीटा बाई 2। अगली बार से हम इसको याद रखेंगे। अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है और बॉडी ने एंगल थीटा सबटेंड किया है सेंटर पे, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2v sin थीटा बाई 2। और इसको याद करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2r sin थीटा बाई 2। तो दोनों सिमिलर जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे r है, वहां पे क्या है, v, सो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो हमारे पास में एवरेज स्पीड तो v आ ही गया था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 2v sin थीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। If a particle moves over a regular hexagon of side A with constant speed, that is v, find the magnitude of displacement and average velocity as it moves from A to B, A to C, और उसका जो डायग्राम है वो आपको ये दे रखा है। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है क्वेश्चन में, ये हमारी क्वेश्चन की डिटेल्स है। हमें हमेशा A से अगले नेक्स्ट पॉइंट B, C, D, E और F तक क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लेते हैं। हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए आपको एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे आप, पोजीशन ए से डायरेक्टली बी को ज्वाइन करेंगे, पोजीशन ए से सी को ज्वाइन करेंगे, वो करना होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास में डायग्राम ये है, राइट। तो सबसे पहले हम ए से बी की बात करते हैं। फर्स्ट केस, दिस इज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वेरी सिंपल। ए टू बी देखते हैं। अगर आप ए टू बी देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस कितना है, ए। अच्छा टाइम निकालेंगे तो हम डिस्टेंस चले ए, और स्पीड क्वेश्चन में दे रखा था v, तो टाइम कितना हो गया, a बाई वी। यस, तो हमने डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, और हम जानते हैं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, a, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, a, टाइम कितना है, a बाई वी, कितना जवाब आ गया, v आ गया। तो ए टू बी इज ए वेरी सिंपल केस। पर अगला केस हमें लेना है फ्रॉम ए टू सी। तो देखिए जर्नी तो ऐसे है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं ए टू सी की। तो जब आप ए टू सी बात करेंगे तो ध्यान दीजिए हम टोटल डिस्टेंस कितना चले हैं, 2a। तो देखिए साहब टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2a, तो टाइम कितना होगा, हम चले हैं 2a और हमारी स्पीड यूनिफॉर्म थी, कितनी थी, v, तो हमारा जो टाइम लगा वो कितना आया, 2a बाई वी। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब बात आ गई कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ए टू सी का डिस्टेंस, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और उसको हम यहाँ पे अलग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से एक डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये देखिए ये पोजीशन हो गया ए, बी और ये सी। हम सबसे पहले समझते हैं कि रेगुलर हेक्सागन पर हर एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। और ये साइड जो है सेम है, दिस साइड इज ऑल्सो ए, दिस साइड इज ऑल्सो ए। अगर आप इस साइड को देखेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल भी आ जाएगा 30 डिग्री। क्या हम यहां से
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हम यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा a cos 30 डिग्री, और ये भी अगर आप निकालेंगे तो ये भी होने जा रहा है a cos 30 डिग्री। a to c टोटल अगर आप निकालेंगे, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये अगर हाइपोटेनस है, ये बेस बन गया, तो बेस कितना हो जाएगा a cos 30 डिग्री, और टोटल देखेंगे तो टोटल कितना आ गया 2a cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो जवाब कितना आ गया √3a। सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द टाइम 2a/v। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने √3a, और टाइम कितना था 2a/v, उससे डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा a से a को हम कैंसिल कर देते हैं, और ध्यान से देखिए ये v जो है कहां पे है 2/v, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा √3v/2। तो ये हमारे पास में, एक बार स्टेप समझ लेते हैं, हमने डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, और फिर क्या निकाला हमने एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला। अब नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे a to d की, कहां से कहां की बात करेंगे a to d की बात करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट केस है ये a to d की बात करेंगे। तो a to d में समझते हैं, a to d में अगर आप चलेंगे तो हम चले डिस्टेंस a, फिर a और फिर a, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में 3a आ गया। और देखिए ध्यान से, हम a से b, b से c और c से d, स्पीड कितना लेकर चले v, तो बताइए टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम हमारे पास में आ गया 3a/v, राइट। अब हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए a से d का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। a to b, b to c, और ये आ गया c to d, ये पोजीशन है, ये पोजीशन b, पोजीशन c और पोजीशन d, और हमें इसको ज्वाइन कराना है, राइट। ये देखिए हम यहाँ पे a to d, इस वाले एक तरह से ये जो हमारे पास में ट्रापेजियम बन गया, इसकी बात हम लोग करना चाह रहे हैं। इसको आप क्वाड्रिलेटरल बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ट्रापेजियम भी बोल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए ये एंगल 120 डिग्री था, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि ये एंगल 120 डिग्री है, और हम ये बात बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि बोथ आर पैरेलल लाइंस। ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। समझिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पहले आपने 30 लिखा था फिर आपने 60 लिखा, ऐसे कैसे। तो गौर कीजिएगा 30 डिग्री का एंगल ये था, ये ध्यान दीजिए, ये A to C वाली लाइन का था, और इस बार जो मैं 60 डिग्री लिख रहा हूं वो ये वाला लिख रहा हूं। सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो ये एंगल, अभी देखो हमारी जो लाइन है वो कौन सी A to D वाली है। अब हमारा केस बहुत आसान हो गया है। A to B जो है वो लेंथ था A, तो ये हो जाएगा A cos 60 डिग्री, और देखिए ये साइड है हमारी A, तो ये साइड भी कितना होने वाला है A, और ध्यान दीजिए दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री, दिस इज अगेन A, वापस वही राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये साइड कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन A cos 60 डिग्री, और आपको पता है cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। सो दिस इज A/2, अगेन दिस इज A/2। तो बताइए A to D अगर मैं स्ट्रेट लाइन मिला दूं तो ये जो टोटल डिस्टेंस आने वाली है ये कितनी हो गई, दिस इज 2a, और उसी को हम यहां पे लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2a। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट 2a हमने कैलकुलेट किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो a से कैंसिल हो जाता है, और हम जानते हैं कि 3/v है, v अगर लेकर जाएंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमारा जवाब कितना आ गया 2v/3।
अब हम अगला केस लेते हैं, फ्रॉम ए टू ई। नेक्स्ट केस, फोर्थ वन, ए टू ई। अब ए टू ई में जरा समझते हैं, जब हम ए टू ई जा रहे हैं तो हम टोटल कितना डिस्टेंस चले, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4a। और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 4a/v, राइट। ये दोनों बहुत सिंपल है, ये हमने निकाल लिया। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, तो गौर कीजिए जैसा ए टू सी है, सिमिलर केस हो गया ए टू ई। आप प्रूफ दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना देखिए जैसा ट्रायंगल एबीसी बन रहा था वैसा ट्रायंगल एईएफ भी बन रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AC का जो लेंथ था वही AE का लेंथ है। तो AC का लेंथ कितना था, आपने निकाला था √3a। तो क्यों ना उसी रिजल्ट को दोबारा ले लें, तो हमने उसी रिजल्ट को यहां पे यूज कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो V एवरेज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको और अच्छे से लिखकर बताता हूं। दिस इज √3a और यहां पे लिखिए इसको 4a/v। a से कैंसिल, v कहां चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, और इसको हमने क्या लिख दिया √3/4 × v, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट केस a to f। चलिए a to f में बात करते हैं। अगर आप A to F चल रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं जा रहे हैं, A to B, B to C, C to D, D to E और E to F। तो अगर आप देखेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 5a। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज व्हाट 5a इज द डिस्टेंस, टाइम इज 5a/v। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दिस इज अवर फाइनल पोजीशन, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन। अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम इन दोनों पोजीशंस को डायरेक्टली ज्वाइन करा देंगे और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा a। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया a, और अगर मैं यहां पे एवरेज स्पीड निकालता हूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो द आंसर इज v/5। आंसर कितना आ गया हमारा v/5 आ गया।